हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम क्लास 12th का विस्टास बुक का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और इसकी राइटर हैं तिशानी दोशी। और तिशानी दोशी एक इंडियन बेस्ड राइटर हैं, वो डांसर भी हैं और एक एक्टिविस्ट हैं, तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो उन्होंने अपनी जो रियल लाइफ में एक ट्रैवल किया था उसके बारे में ये है। मतलब ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, ये कोई स्टोरी नहीं है। जैसे आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था टाइगर किंग एक फिक्शनल स्टोरी थी जो एक इमेजिनेशन बेस्ड लिखी गई थी, मगर ये जो है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट समझिए इसको, कि उनकी लाइफ में मतलब इंसिडेंट क्या, मतलब ये उनकी ट्रैवल उन्होंने जो किया है उस ट्रैवल का एक उन्होंने पूरा लिख के दे दिया है कि ये पूरा ट्रैवल जो मैंने किया उसका अपना एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो तिशानी दोशी इसमें आपको दिखाती हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में वो अंटार्कटिका गई थी, जो कि सबसे नीचे साउथ में है, और वहाँ पर जाने का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक लाइन दे दी है बिफोर यू रीड में, कि अगर आपको इस अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है, यानी पास्ट के बारे में भी जानना है, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में भी जानना है, तो अंटार्कटिका ही ऐसी जगह है जहाँ आपको जाना चाहिए। बॉर्न वॉयज, यानी कि बॉर्न वॉयज बोलते हैं जब आप कहीं कोई ट्रैवल के लिए जा रहा होता है तो उसको बॉर्न वॉयज बोला जाता है, गुड लक के लिए। तो अब ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तिशानी दोशी कहती हैं कि इस साल के शुरू में, जब उन्होंने लिखा है, इस साल के शुरू में मैं एक रशियन रिसर्च वेसल पे, यानी कि एक शिप था, रशियन शिप, अकेडमिक शोकल्स्की अकेडमिक शोकल्स्की नाम का एक शिप था, रशियन शिप था वो। उसमें वो बैठ के और कहाँ जा रही थी, दुनिया के सबसे ज़्यादा ठंडे, सबसे ज़्यादा सूखे हुए और सबसे ज़्यादा हवा वाले कॉन्टिनेंट में, और उस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। उनकी जर्नी जो है शुरू हुई थी उन्होंने पूरा एक लोकेशन लिखी है, अगर आपने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी हो तो आपको इस लोकेशन समझ में आएगी, कि 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ में 13.09 डिग्री से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मद्रास में यानी कि। और उसके बाद उन्होंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, अलग अलग 9 टाइम जोन्स थे जो उन्होंने क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, और 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर यानी कि 3 समुंदर उन्होंने क्रॉस किए, और एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और इतने ही इकोस्फीयर्स उन्होंने क्रॉस किए जितने समुद्र क्रॉस किए थे। और जब वो आखिरी में अंटार्कटिका पहुंची, उन्होंने ऑलरेडी वो 4 दिन और 6 घंटे, यानी 100 घंटे उन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि 4 दिन और 6 घंटे के लगभग वो अपनी एक यात्रा पूरी कर चुकी थी, जिसमें भी कार, एरोप्लेन, उसके बाद शिप में, मतलब मिला के 100 घंटे से वो ट्रैवल कर रही थी। और जब वो वहाँ पहुँची अंटार्कटिका में, तो पहला उन्होंने वैसी तरह इमोशन रिएक्ट किया जैसे हर इंसान अपनी ट्रैवल ख़त्म होने पे करता है, कि उसे रिलीफ मिला उन्हें कि हाँ चलो आखिरकार पहुँच गए। उन्होंने अंटार्कटिका के लैंडस्केप के बारे में बोला कि एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वाइट कलर, चारों तरफ वो वाइट ही वाइट दिखाई देता है लैंडस्केप में, एंड अनइंटरप्टेड एंड प्रोफाउंड वंडर, मतलब वो एक इस तरह इंसान को ऐसा लगता है कोई चमत्कारी जगह है बिल्कुल, क्योंकि हमें आदत नहीं होती इस तरह से हर तरफ चारों तरफ वाइट ही वाइट देखने की, बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे। और रिलीफ तो उन्हें हुआ ही वहाँ पहुँच के, रिलीफ के साथ साथ उन्हें हैरानी भी हुई। हैरानी क्यों हुई, क्योंकि मतलब इन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि वो कितना ज़्यादा अकेली जगह है, कितना ज़्यादा वो मतलब बड़ा है, फैला हुआ है, कितना बड़ा है। और एक बात उन्होंने जो पढ़ी है किताबों में, शायद आपने भी पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, तो आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं। एक बात उन्होंने पढ़ी थी किताब में, कि एक टाइम पे इंडिया और अंटार्कटिका एक ही ज़मीन के टुकड़े थे, मतलब एक ही ज़मीन थी पूरी की पूरी, वहाँ इंडिया से अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था। और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता लग गई ये बात। अब इसका वो हिस्ट्री बताती है कैसे, कि अब से 650 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था साउथ के साइड में, मतलब, और उसका नाम था गोंडवाना। उसमें मतलब इंडिया से लेकर अंटार्कटिका तक के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट वगैरह सब हो गए, सब आ गए, इतनी सारी कंट्री, मतलब सब पूरा एक बहुत बड़े से ज़मीन का टुकड़ा आपस में जुड़ा हुआ था, और वो एग्जिस्ट करता था इंडीड, मतलब शायद वो एग्जिस्ट करता था, मतलब हमें हिस्ट्री और हमारे जितना अब तक रिसर्च हुई है उसके बेस पे तो ये पता लगा है। और आज के टाइम में अगर उसका सेंटर निकालेंगे तो अंटार्कटिका ही मिलेगा हमको वो। तो उस टाइम
थिंग्स दूसरी थी, क्योंकि ह्यूमंस तब तक अर्थ पे आए नहीं थे, और क्लाइमेट जो था बहुत ज़्यादा गर्म था, और बहुत अलग अलग तरह का वैरायटी का वहाँ पे फ्लोरा और फौना, अलग अलग तरह के जानवर और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे बहुत। 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना ऐसे ही चला जैसे था वो। मगर फिर उसके बाद ये हुआ कि डायनासोर जब ख़त्म हुए, जिस तरह से भी वो हुए, उल्का गिरा था, जो भी हुआ था, और मैमल्स का एक एज आया, मैमल्स ने राज करना शुरू करा, तो फिर वो लैंड मास भी टूटने लगा, वो जो बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा था वो टूटने लगा और अलग अलग कंट्रीज़ में बट गया, और जैसा ग्लोब आज हम देखते हैं ऐसा ग्लोब बन गया। तो अंटार्कटिका को आज के टाइम में अगर आप विज़िट करोगे तो ऐसा लगता है कि आप उस हिस्ट्री का पार्ट हो, और जहाँ से हम आए हैं और कहाँ हम आगे जाएंगे फ्यूचर में, इन चीज़ों का अंदाज़ा आपको अंटार्कटिका को देख के होता है। और ये क्या कहते हैं, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझने के लिए कि जो कॉर्डिलन फोल्ड्स हैं और प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे उसमें, और ओजोन और कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, कि वहाँ इवॉल्व कैसे होता है, कोई इंसान इवॉल्व कैसे हुए, और एक्सटिंक्ट कैसे होगा कोई भी जो लिविंग थिंग है, ये चीज़ समझना, मतलब ये चीज़ की समझ आपको वहाँ जाके आती है। अंटार्कटिका जाके इन चीज़ों को आपको सही से सोचने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। आप ये सोचते हो कि 1 मिलियन ईयर्स में कितना कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग घूम जाता है। और आप इमेजिन करो कि मतलब खुद देखो ना कि मतलब जब एक ज़मीन का टुकड़ा टूट रहा है, इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एशिया में जाके मिल रहा है, और जाके इतनी बुरी तरह मिल रहा है कि वो एक दो ज़मीन आपस में टकराई और ऊपर तक उठती चली गई, और उससे क्या बन गया, हिमालय बन गया। हिमालय का पहाड़ बना दिया उसने वहाँ पे, जम उससे जुड़ गया जब वो एशिया से जुड़ा है जाके। और साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ने के लिए जा रहा है अलग होके, टुकड़े होके। तो ये इमेजिन करो कैसा सीन होगा वो। और नॉर्थ अमेरिका से जुड़ने के लिए जा रहा है साउथ अमेरिका, और वहाँ पे एक ड्रेक पैसेज खोल रहा है ताकि एक ठंडा और मतलब एक सरकमपोलर एक वो बना सके, करंट बना सके, एक पानी का वो बना सके धारा, जो अंटार्कटिका को बाकी सबसे अलग कर दिया जिस चीज़ ने, मतलब पानी का बीच में एक ऐसी वो बहाव आ गया उस ज़मीन के टुकड़े जब टूटे वो सब, तो उनके बीच में पानी का इतना बड़ा एक सैलाब आ गया, जो समुद्र आज के टाइम में हम देखते हैं, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ये जो बीच में हमारे पड़ते हैं सारे, तो ये उसके बीच में बाद में आया ना, उसने अंटार्कटिका को बाकी दुनिया से अलग कर दिया। अब ये सोच इमेजिन करने में बड़ा ही मतलब ऐसा लगता है माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है दिमाग एकदम घूम जाता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से, अगर सोचे इंसान ध्यान से इस चीज़ को। और ये कहती है कि मेरे जैसे एक इंसान के लिए जो कि सूरज की पूजा करते हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह पे 2 हफ्ते गुजारना जहाँ पे पूरी दुनिया का 90% जो आइस है वो वहाँ पे मौजूद है, और ये मेरे लिए बड़ा ही चिलिंग एक्सपीरियंस होगा। चिलिंग एक्सपीरियंस मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, मतलब ये नहीं कि खाली मुझे ठंड लगेगी इसके ऐसे मैं कह रहा हूँ कि चिलिंग होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि ऐसा है जैसे आप बड़ी सी एक पिंग पोंग बॉल में घूम रहे हो, और कोई भी दूर दूर तक इंसान आपको नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई पेड़ भी जल्दी से नज़र आता है, कोई बिल बोर्ड नज़र नहीं आता, कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आती। आप जैसे यहाँ पे अर्थ पे रहते थे, जिस तरह आप अपनी दुनिया में रहते थे, वो सब कुछ आपका कोई वो सेंस आपको अब आती ही नहीं है, इस तरह से देखने का हिसाब यहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जितना हम यहाँ पे तो हमें आदत होती है बिल्डिंग्स देखने की, पेड़ पौधे देखने की, जानवर, इंसान चारों तरफ, वो सब वहाँ दिखता ही नहीं है जल्दी से। और जो विजुअल स्केल है हमारा, देखने की जो नज़र है हमारी, वो माइक्रोस्कोपिक से लेके अब बड़ा दूर तक फैल जाती है, क्योंकि एक बार में अंटार्कटिका चारों तरफ सुनसान है, एक बार में दूर दूर तक नज़र आ जाती है। और पूरा वहाँ पे 2-3 हफ्ते आप जब तक भी रहोगे आपको इसी तरह दिखता रहेगा कि आप जब भी देखोगे दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी। और छोटी चीज़ों को देखने की आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको बड़े बड़े वो दिखाई देंगे जीव, ब्लू वेल्स, आइसबर्ग, इतने बड़े बड़े आइसबर्ग जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जितनी बड़ी बड़ी एक पूरी कंट्री होती है। अब तक का जो रिकॉर्ड हुआ है सबसे बड़ा साइज़ वो है बेल्जियम के साइज़ का, मतलब बेल्जियम जितने साइज़ तक का आइसबर्ग वहाँ देखने को मिला अंटार्कटिका में। और मतलब दिन ऐसे ही बीतता जाता है, 24 घंटे का पता ही नहीं लगता आपको किस तरह से जा रहे हैं, मतलब कब कौन सा टाइम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी से होता है ना, 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। अभी दिन वाले शायद टाइम में पहुँचे होंगे तो 24 आवर्स में पता ही नहीं लग रहा है, सूरज डूब तो रहा नहीं है, तो पता ही नहीं लग रहा है कि क्या टाइम हो रहा है, किस तरह से टाइम चल रहा है। और वो एकदम पूरी शांति होती है,
बीच बीच में बस आइस के टूटने की या सरकने की आवाज़ आती है, बस और कुछ नहीं। और ये क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपको मतलब मजबूर करती हैं कि आप अपने आप को रख के देखो कि इंसान अर्थ की जो हिस्ट्री थी पुरानी किस तरह की होगी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसी थी। और इंसानों के लिए मतलब ये चीज़ें जो, और इंसान जो हैं जो ज़्यादा मतलब तरक्की पे और इन सब चीज़ों पे भरोसा करते हैं, उसके लिए उनके लिए तो ये बेकार चीज़ है। वो तो इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, कहेंगे ये तो बेकार की बातें हैं। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हुआ है, अब ये चैप्टर में इन्होंने मेन यही बताने के लिए चैप्टर लिखा है कि हम लोगों ने किस तरह, अंटार्कटिका जाके बातें असली में पता लगती हैं किस तरह हम लोगों ने, इंसानों ने दुनिया को इफ़ेक्ट करा है बुरी तरह से, मतलब नुकसान पहुंचाया है, किस तरह से किया है। 12,000 कुछ साल हुए हैं जब से इंसानी सिविलाइजेशन यहाँ पर है इन दुनिया में। इसमें मतलब अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से देखें, जो एक पूरी दुनिया की क्लॉक चलती आ रही है करोड़ों सालों से, उस घड़ी के हिसाब से कुछ सेकंड्स के बराबर है। और इतने कम टाइम के अंदर अंदर हमने इतना तबाही फैला दी है, इतना ज़्यादा बर्बादी फैला दी है, और हमने पूरे नेचर पे कब्ज़ा कर लिया है। हमारे शहर, गांव और क्या कहते हैं टाउन्स, बड़े बड़े टाउन्स, शहर, ये सब बसा के हमने नेचर पे पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया है। और क्या कहते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी है, बहुत तेज़ी से, इतने कम सालों में। और उससे क्या हुआ कि हम जितना, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं दुनिया में वो है लिमिटेड, तो हम क्या करते हैं दूसरे स्पीशीज़ से बैटल करते हैं उनके लिए। पेड़ पौधों की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी है, तो हम छीन लेते हैं उनसे। ये हमारी एक लड़ाई चलती रहती है। फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हम क्या कहते हैं, हम इतना ज़्यादा हम उनको यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जला जला के हमने एक इतना बड़ा एक चादर सी बना दी है पूरी दुनिया के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की। उस चादर ने धीरे धीरे ही सही, मगर वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग है। और ये चैप्टर पता नहीं कब लिखा गया था, मगर आज 2021 में अगर आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ साफ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। क्योंकि अभी आप खुद देख लीजिए कि गर्मियाँ कितनी ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं और सर्दियों का सिर्फ 2 महीने सिकुड़ के रह गए हैं, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी में आपको ठीक से ठंड महसूस होती है, उसके अलावा पूरे साल आपको ऐसा लगेगा गर्मी है, आप आराम से कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, पंखे में सो सकते हो, सब काम कर सकते हो। सिर्फ एक दिसंबर जनवरी के महीने रह गए हैं जो सर्दियों वाले होते हैं, जबकि पहले प्रॉपर इंडिया में तो कम से कम हमें ये एक्सपीरियंस होता था कि 6 महीने तक सर्दी होती थी, 6 महीने गर्मी होती थी। तो ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस अब कर ही नहीं पाते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा जो है इन्वायरमेंट का डिबेट है आज के टाइम में। अगर आज के टाइम में इन्वायरमेंट की डिबेट करें तो सबसे बड़ी बात डिबेट इसी बात पर हो सकती है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है हमारे चारों तरफ। और हम ये भी मतलब ये सवाल उठेंगे वहाँ पे कि अंटार्कटिक आइस जो है, वेस्टर्न अंटार्कटिका की जो आइस है, वो आइस शीट है, वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी क्या, या गल्फ स्ट्रीम ओशन जो है वो उससे उससे उसमें तबाही आएगी कुछ। और जैसा क्या इसी से दुनिया का अंत होगा। दुनिया के अंत के बारे में यही बोला जाता है ना कि जितनी बर्फ़ है ये पिघल के सब समुद्र में मिल जाएगी, और जब भी बर्फ़ समुद्र में मिलेगी समुद्र का पानी उफान मारेगा और उससे जो तबाही आएगी उससे दुनिया तबाह होगी, मतलब डूब के मरेगी दुनिया पानी में। तो इस तरह से एंड होगा वर्ल्ड का, ये सब चीज़ें डिबेट के लायक, वहाँ पे जाके डिबेट हमको समझ में आती है। हो सकता है हो भी नहीं, क्या पता कुछ और हो। कुछ भी कहो, अंटार्कटिका जो है सबसे बड़ा एलिमेंट है इस डिबेट का। अंटार्कटिका के बेस पर ही डिबेट आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अकेला ऐसी जगह है दुनिया में जो उसमें कभी कोई ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रही है, और ये अभी भी ऐसा ही है जैसा ये दुनिया जब शुरुआत में बनी थी तब था, उसी तरह का है ये। मगर और दूसरी बात, और वजह दूसरी ये है कि इसके अंदर जो इसके आइस कोर्स हैं, जिसकी बर्फ़ है, उसमें लाखों 6-7 लाख साल, 6 लाख साल या फिर और भी मतलब 50 लाख साल, जैसे भी कुछ भी कहो, इतने सालों के जो हैं कार्बन रिकॉर्ड्स हैं इसकी आइस की लेयर्स में जमा हुए हुए हैं। कि जो क्योंकि बर्फ़ में चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं, तो वो इसके आइस के अंदर वो चीज़ें पुरानी चीज़ें जमा हुई हुई हैं, पुराने निशान, पुराने लाखों करोड़ साल पुराने जो जीव जंतु थे जो मर गए थे, वो भी कभी कभी आइस में से उनकी हड्डियाँ या कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर हम स्टडी करना चाहें, एक्सपेरिमेंट करना चाहें अर्थ के पास्ट के बारे में, या अर्थ के प्रेजेंट के बारे में, या अर्थ के फ्यूचर के बारे में, तो अंटार्कटिका ही जगह है जहाँ जाके हम ये सब कर सकते हैं। यही चैप्टर के शुरू में इन्होंने लिखा हुआ था। अंटार्कटिका से पता लगेगा कि हमारा पास्ट कैसा था, क्योंकि उसकी बर्फ़ में हमें पास्ट की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पास्ट के बारे में जो ट्रेसेस हैं वो हमें अंटार्कटिका की बर्फ़ में मिलते हैं। और प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है, अंटार्कटिका की जो पिघलती हुई बर्फ़ है ये हमें दिखाती है कि प्रेजेंट क्या चल रहा है हमारा, किस तरह से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं दुनिया को, दुनिया के क्लाइमेट को। और
फ्यूचर भी हमें पता लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में जैसा अंटार्कटिका है ना, ऐसी दुनिया होने वाली है, इंसान का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा और दुनिया तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, चारों तरफ वही होगा, या तो बर्फ़ ही बर्फ़ होगी या आग ही आग होगी। मतलब दुनिया का एक फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें हमें अंटार्कटिका जाके देखने को मिल जाती हैं। अब एक्चुअल में ये वहाँ गई कैसे थी, ये भी सुन लीजिए। एक स्टूडेंट ऑन आइस नाम का प्रोग्राम है और शोकस्की में इसके साथ वो काम कर रही थी। और ये प्रोग्राम क्या करता है, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये करता है कि हाई स्कूल के स्टूडेंट को दुनिया के इस आखिरी छोर पे यानी अंटार्कटिका में लेके जाते हैं और उनको एजुकेशनल और इंस्पिरेशन देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे वो आगे जाके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं, बच्चे ही आगे जाके पॉलिसीज़ डिसाइड करेंगे, बड़े होके यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यही प्रेसिडेंट बनेंगे, यही लोग डिसाइड करेंगे कि अर्थ को किस तरह चलाना है, किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। तो इनको हम वहाँ लेके जाते हैं और स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में, और इनको दिखाते हैं कि क्या हालत दुनिया की चल रही है इस टाइम। और 6 साल से ये प्रोग्राम चले जा रहा है। इसके जो हेड हैं वो कैनेडियन जियोफ ग्रीन है। वो पहले सेलिब्रिटीज़ को और जो रिच बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रिटायर हो जाते थे या फिर बहुत क्यूरियोसिटी सीकर्स होते थे, मतलब बेसिकली कहने मतलब बूढ़े लोग या जो इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, उन लोगों को ये वहाँ लेके जाते थे और घुमाते थे अंटार्कटिका में। इनका काम पहले ये था, मगर इन्होंने देखा ये लोग कुछ ज़्यादा फ़ायदा दुनिया को पहुँचाने वाले हैं नहीं, तो इन्होंने अब स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू करा, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बनाया। और क्योंकि फ्यूचर जनरेशन हमारी यही है और इन लोगों को ही इस तरह का एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ये कराना चाहते हैं कि भाई ये इनकी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस हो जिससे ये दुनिया के इन्वायरमेंट के बारे में समझे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझे, और अर्थ पे जो मतलब प्रॉब्लम चल रही है इस तरह की, इसको समझें और इसको आगे सॉल्व करें, और आगे जाके जब ये कुछ बने तो उस चीज़ में अपनी पॉलिसीज़ में इन बातों को याद रखें कि हमने अंटार्कटिका जैसी जगह देखी थी और वहाँ पे क्या क्या हो रहा था और किस तरह से हमें दुनिया को बचाना है। उस चीज़ पे मतलब वो आगे एक्शन ले पाएँ, कम से कम ये हो। ऐसा नहीं हो कि बस घूम घाम के आ गए और वो सब करें। मतलब ये चीज़ें बड़े बूढ़े लोग या रिटायर्ड लोग का तो ये है ना, वो तो बस ये कि भाई हमने पैसा कमा लिया, हमें पैसे को शो ऑफ करना है, दुनिया घूमनी है, वो तो ये सब करेंगे। बट स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे जाके अपनी लाइफ में जब इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो उनकी लाइफ में जो चेंज होगा वो पूरी दुनिया में चेंज आएगा उससे। ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि साउथ पोल में आप जाओ, ऐसी जगह पे अंटार्कटिका पे जाओ, और उससे आपके ऊपर कोई असर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स जाते हैं, उन पे असर पड़ता है, आगे जाके जब वो किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं, कुछ बनते हैं वो बड़े होके, तो वो उन बातों को ध्यान रखते हैं और इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, दुनिया के लिए काम करते हैं। अब आप घर बैठे बैठे तो बड़ा आराम से बात कर देते हैं कि यार बर्फ़ पिघल रही है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दिसंबर जनवरी की सर्दियाँ रह गई हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के मैं बोल रहा हूँ। ये सब बातें करना यहाँ फिर भी आसान है, और एक बार बात करेगा इंसान और थोड़े दिनों बाद भूल जाएगा, फिर वही अपनी लाइफ स्टाइल में आ जाएगा जैसा है। हो सकता है मैं भी अभी थोड़ी देर बाद जाके AC चला दूँ, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान देता है, सबको पता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। मगर अगर आप सामने से जाओगे, वहाँ पे उस बर्फ़ की चट्टानों को देखोगे, वहाँ पे उसको सामने से एक्सपीरियंस करोगे, तो और देखोगे सामने से किस तरह बर्फ़ पिघल के गिर रही है पानी में, बड़े बड़े टुकड़े आइस के ऐसे ही मतलब पानी में गिर रहे हैं, इकोसिस्टम किस तरह तबाह हो रहा है, ये जब आप अपनी आंखों से देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो उसका असर ही कुछ और होगा आपके ऊपर। फिर आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, और कोई भी काम करोगे उस टाइम उन चीज़ों को याद रखोगे आप। अंटार्कटिका क्योंकि उसका बिल्कुल इकोसिस्टम है, बहुत सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा वहाँ बर्फ़ है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, थोड़े बहुत जानवर हैं बस। बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है वहाँ। आपको ये नहीं है कि बहुत तरह के जानवर या बहुत तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, बहुत कम तरीके के पेड़ पौधे हैं, बहुत ही कम तरीके के थोड़े बहुत तरह के जानवर हैं बस वहाँ पे। तो यहाँ पे आके ये बहुत सही जगह है, बहुत परफेक्ट बना देती है ये बात इस जगह को, कि आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से, और ये देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ इन्वायरमेंट को किस तरह इफ़ेक्ट करती है, छोटी से छोटी चीज़ का असर क्या होता है इन्वायरमेंट पे। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा सा पौधा होता है फाइटोप्लैंक्टन, बहुत छोटा सा पौधा होता है, घास होती है एक तरह की बस, ये समुद्र में उगती है, और ये फूड चेन को पूरा वो मतलब साउदर्न ओशन का जो फूड चेन है उस पूरी फूड चेन को चलाती है। छोटे जानवर जो हैं वो सन से, ये जो छोटे छोटे सिंगल सेल प्लांट्स हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर आपने पढ़ा होगा, तो सिंगल सेल वाले प्लांट्स हैं, ये सन से एनर्जी लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, वो करते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये पौधे बनते हैं, इनको छोटे छोटे जानवर खाते हैं, उनको उनसे बड़े जानवर खाते हैं, उनको उनसे बड़े जानवर खाते हैं, इस तरह एक पूरी फूड चेन बनती है, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट ने बोला है कि अगर ओजोन लेयर और ज़्यादा डिप्लीट हुई, अभी हो चुकी है काफ़ी, मगर अगर और ज़्यादा इससे डिप्लीट हुई तो ये फाइटोप्लैंक्टन जो है इसकी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो जाएंगी, ये पौधा ठीक से काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये नहीं मिलेगा दूसरे छोटे जानवरों को, तो वो भूखे मरेंगे, वो उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी तो बड़े जानवर भूखे मरेंगे, और उससे फिर अल्टीमेटली ये पूरे फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, हज़ारों लाखों जानवर जो हैं उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे एक छोटे से पौधे के मरने से, और ये ग्लोबल कार्बन साइकिल पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक समझ में आता है। तो एक तरह का एक मतलब फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पढ़ के आपको ये चीज़ तो पता लगेगी, एक बड़ा सा मेटाफर है जो एग्जिस्ट करता है कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के हम बड़ी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के, छोटे छोटे नल बंद कर दिया, पानी ज़्यादा टपक रहा है तो, और लाइट फालतू में नहीं जलाना है, यूज़ नहीं करनी है, ये छोटे छोटे काम अगर हम करें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, या कोई एक्स्ट्रा कोई पानी वेस्ट नहीं करना है, कहीं पे अगर आपको ये दिख रहा है कि क्या कहते हैं पेड़ पौधे नहीं हैं तो वहाँ लगाने की कोशिश करनी है कि पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। और कहीं पे अगर आपको ये दिख रहा है कि भाई बिना बात के मैं अपना स्कूटर या स्कूटी स्टार्ट करके खड़ा हुआ हूँ, या अपना गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हुआ हूँ, और बिना बात के पॉल्यूशन फैल रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप करोगे ना तो प्लैनेट को इस चीज़ से बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे ये एग्जांपल देखने को मिलता है। फाइटोप्लैंक्टन का एक छोटा सा पौधा है भाई, सिंगल सेल, कितना मतलब दिखाई भी नहीं देता होगा आंखों से हम लोगों को, इतना छोटा सा पौधा है, उसका अगर उस पर असर पड़ेगा तो पूरी पूरी फूड चेन तबाह हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दुनिया में पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिनसे पूरी दुनिया पे असर पड़ सकता है। तो हमें यही करना है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे चैप्टर में ये सिखाता है। अब वॉक ऑन द ओशियन, अब आखिरी में इन्होंने जो ओशियन के ऊपर वॉक करा, अब ओशियन पे वॉक कैसे करेगा इंसान, तो सिंपल सी बात है, ओशियन पे वॉक तब करेगा इंसान जब ओशियन जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा, यानी जमा हुआ होगा। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था, अंटार्कटिका में जो ओशन का हिस्सा है, जो वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, उन पर इन्होंने वॉक की, और ये अपने आप में सच, ये सुनने में इतना अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि आप समुद्र के ऊपर चल रहे हो। वाह, सुनने में सच में बहुत अच्छा है। तो इसी तरह का आपको यहाँ पे दिखाया, इन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि मेरा अंटार्कटिका एक्सपीरियंस बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कारों से भरा हुआ था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली। अंटार्कटिक सर्कल में 65.55 डिग्री साउथ में जो जगह है, ये पूरा ज्योग्राफी के साथ उसको बताती हुई चल रही है, ताकि इंसान मतलब थोड़ा सा रिसर्च भी करें इन चीज़ों पे। शोकल्स्की जो है उन्होंने मैनेज किया कि वो वो जो जहाज़ था शोकल्स्की, वो एक बड़ा सा बहुत बड़ा वाइट कलर का स्ट्रेच था बर्फ़ का, पेनिनसुला और टेडपोल के बीच में, वहाँ जाके वो जहाज़ रुक गया, बर्फ़ में फंस गया, ठीक है, और आगे नहीं जा पाया है। बेसिकली हुआ कैसा कि इनका जहाज़ जो है वो बर्फ़ में फंस गया, और बर्फ़ क्योंकि आगे बर्फ़ थी, पानी का जहाज़ तो पानी पे ही चलेगा ना, तो वो आगे चल ही नहीं पाया, वहाँ पे फंस गया, रुक गया वहाँ पर वो। अब वहाँ से आगे नहीं जा पाया, तो कैप्टन ने कहा कि अब हमें यहाँ से वापस नॉर्थ की तरफ चलना है, मगर हम उससे पहले जाने से पहले हमने वापस जाने से पहले हमने कहा कि हमें नीचे उतरो जहाज़ से, और गैंग प्लैंक के थ्रू नीचे उतरो और ओशन पे वॉक करके देखो। तो हम वहाँ गए, पूरे 52 लोग थे टोटल, ये सब नीचे उतरे, अपने अपने ये गोरटेक्स और ग्लेयर्स, ये सब क्या कहते हैं, अपने अपने वो सामान निकाला जो भी ये पहनने का था, पहन के जहाँ पे बर्फ़ में चल सकते थे वो अपना निकाला, उसको पहना अपना जो भी गियर्स थे इनके, और वो वाइट कलर के उस पर वहाँ पे जो पूरी तरह चारों तरफ वाइट ही वाइट फैला हुआ था उस पर ये चलने लगे। इनके पैरों के नीचे एक बहुत 1 मीटर मोटी बर्फ़ की वो थी परत, और उसके नीचे 180 मीटर का जो है समुद्र का था पानी था। तो मतलब समुद्र के जस्ट ऊपर चल रहे थे, बीच में इनके और समुद्र के बीच में 1 मीटर चौड़ी बस एक बर्फ़ की परत थी बस, और कुछ नहीं, और 1 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब आप उसके आर पार भी देख सकते हो। इन द पेरीफेरी कार्बेटर, और साइड में दिखाई दे रहा था इन्होंने सील्स वगैरह, जो कि यहाँ पीछे ये दिखाया है ना, ये जो फोटो में दिखाया गया है सील्स, मतलब दूर तक आसपास इन्हें दिखाई दे रही थी कि सील्स जो हैं वो अपने आप को स्ट्रेच कर रही हैं, अपना धूप सेक रही हैं आइस पे बैठ के, और ऐसा लग रहा था जैसे जो आवारा कुत्ते नहीं घूमते रहते हैं गलियों में, इस तरह से वो घूम रही थी वहाँ पे आसपास सील्स वहाँ पे, और कोई भी चीज़ ऐसी अलग सी नहीं लग रही थी, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट कर रही थी।
अब ये बात आखिरी में बताती हैं कि 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने के बाद, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर क्रॉस करने के बाद और इतने इकोस्फीयर्स क्रॉस करने के बाद अभी भी मैं ये सोच रही थी कि हमारे प्लेनेट में कितना अच्छा बैलेंस है, कितने खूबसूरती से ये बैलेंस नेचर ने बना रखा है। अगर अंटार्कटिका गर्म जगह होती जैसे पहले थी तो क्या होता? हम यहाँ देखने आते इसको? कभी भी ना आते। जो कि नॉर्मल जगह होती, जैसे हमारा कंट्री गर्म है ऐसी वो भी गर्म जगह होती। और इस तरह पहले से यहाँ पे मैमथ्स होते, डायनासोर होते और वो राइनोस वगैरह वो घूम रहे होते यहाँ पे, तब तो बिल्कुल ना आते क्योंकि जान का खतरा था। मगर 2 हफ्ते यहाँ गुजारने के बाद किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ, टीनेजर्स के साथ, जिनको अभी भी मतलब अब उनको समझ में आ रहा है कि जो अभी भी दुनिया को बचा सकते हैं, जिनको अभी भी हम ये बात सिखा सकते हैं कि दुनिया को कैसे बचाना है और बचाना चाहिए। तो हम ऐसे यही कह सकते हो कि बहुत कुछ हो सकता है लाखों सालों में बहुत कुछ बदला जा सकता है, मगर एक दिन में क्या बदलेगा? मगर होता है कि एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा सब धीरे धीरे ही। कहने का इनका मतलब है कि ये सब चीज़ें जो बदलनी है ये हम लोगों को ही बदलनी है और ये सब कुछ धीरे धीरे बदलेगा, एकदम से तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, मगर उसके लिए कोशिश अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है कि हमारी दुनिया कितनी बुरी तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से तबाह होती जा रही है और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इसको बचा सकें। और एंटार्कटिका हमें एक सामने से एग्जाम्पल दिखा देता है। एंटार्कटिका की जो पिघलती हुई बर्फ़ है और जो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो हमें दिखा देता है कि हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या हम ऐसा फ्यूचर चाहते हैं? नहीं चाहते तो उसके लिए मेहनत करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर्स को मैं ट्रांसलेट करके और उनकी वीडियोस में आपको अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको लाइन टू लाइन मीनिंग समझ में आए और आपको ऐसा ही लगे जैसे आप चैप्टर ही पढ़ रहे हो। आपको ऐसा ना लगे कि आप किसी की स्टोरी सुन रहे हो जो सामने खड़े होकर कोई बता रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, मोस्टली वीडियोज़ मैंने भी यूट्यूब पर देखी हैं कि लोग सामने से खड़े होकर बताना शुरू करते हैं, पीछे ग्राफिक्स चल रहे होते हैं, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मगर मैं चाहता हूँ आप वो पुराना स्टाइल है ना, ओल्ड स्कूल वाला स्टाइल, जिसकी चीज़ के लिए बुक आपको लगाई गई है। मुझे पता है बच्चे ये बुक खोल के भी नहीं देखते हैं पूरे पूरे साल, तो आप कम से कम इसी बहाने से ये बुक आप वर्चुअली ही खोल के देख लो। तो आप अपने उसमें ना पढ़ो, कम से कम मेरे साथ इसमें आप यहाँ पे पढ़ लो ये बुक, तो आपको एक रीडिंग स्किल्स भी आपकी डेवलप हो, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो वो आप साथ में पढ़ो और इसका मीनिंग समझो। इसीलिए मैं बुक्स के थ्रू ही सारे लाइन टू लाइन चैप्टर आपको समझा रहा हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में मदद कीजिए। और बस अपना पढ़ाई जारी रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप मुझे एक इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसके भी लिंक मैंने दिए हुए हैं। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।